स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज में। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 9 अक्टूबर 2025। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत करेंगे कि पूरे बिहार से नेता लगातार लालू प्रसाद यादव के दफ्तर जा रहे हैं। वहां पर आरजेडी दफ्तर में टिकट की जंग लगातार जारी है। जहां आरजेडी के प्रदेश कार्यालय पटना में आजकल कार्यकर्ताओं और दावेदारों का तांता लगा हुआ है। टिकट की आस में बिहार के कोने कोने से नेता अपना बायोडाटा जमा कराने और लालू यादव और तेजस्वी तक अपनी अर्जी पहुंचा रहे हैं। पार्टी ऑफिस के अंदर और बाहर हर तरफ टिकट पाने की होड़ साफ दिखाई दे रही है। दिलचस्प बात यह कि दावेदारी सिर्फ विपक्षी पार्टियों के कब्जे वाली सीटों पर ही नहीं बल्कि आरजेडी की सिटिंग सीटों पर भी है। आरजेडी कार्यालय के प्रभारी ने बताया है कि कार्यालय में किस तरह के काम होता है। उन्होंने बताया है कि रोज करीब करीब 2000 लोग आते हैं जो यहाँ पर बायोडाटा जमा होता है पार्टी ऑफिस में, और बायोडाटा का यहाँ कंप्यूटर से लिस्टिंग करके हम लोग तेजस्वी जी को भेजते हैं। जब वहाँ जो चुनाव समिति है वह बैठ करके डिसीजन करती है कि वहाँ से कौन लड़ेगा। दोस्तों बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। हाल ही में एक रियलिटी शो से बाहर आए भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह भाजपा में शामिल हो गए हैं। जैसे से बिहार में राजनीतिक सरगर्मी तेज हुई है। जब सिंगर नेहा सिंह राठौर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पवन सिंह पर तंज कसते हुए एक पोस्ट शेयर किया है जिसके कैप्शन में लिखा कि भाजपा प्रत्याशी कैसा हो, पवन सिंह जैसा हो, और भी आगे बहुत कुछ उन्होंने लिखा है। नेहा सिंह राठौर ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पवन सिंह का एक वीडियो शेयर किया और कैप्शन में लिखा है कि भाजपा प्रत्याशी कैसा हो, पवन सिंह जैसा हो। उन्होंने वीडियो के संदर्भ में तंज कसते हुए पवन सिंह भाजपा के आदर्श प्रत्याशी है जो कि महिलाओं का सम्मान करने में पूरी तरीके से निर्भीक है, निडर, उन्मुख और कुख्यात। नेहा सिंह राठौर ने आगे कहा कि यदि पवन सिंह भाजपा के स्टार प्रचारक बन जाए तो फिर ये पार्टी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में 4 चांद लगा देंगे। दोस्तों बिहार के 12 जिलों में बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया गया है। जब आपको बता दें कि बिहार के मौसम में बदलाव के साथ अब लोगों को सुबह शाम ठंडी गुलाबी ठंड महसूस होने लगी है। दिन में धूप निकलने से हल्की गर्मी का एहसास हो रहा है। दिन में धूप खिलने से तापमान में 2 से 4 डिग्री की बढ़ोतरी होगी, लेकिन रात में हल्की ठंड से लोगों को मौसम में बदलाव का आसान हो जाएगा। वहीं पर मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार उत्तर पूर्व बिहार के ऊपर एक चक्रवाती परिसंचरण सक्रिय है। बिहार के 12 जिलों के सुपौल, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, खगड़िया, कटिहार, भागलपुर, मुंगेर, बांका और जमुई जिले के 1 या फिर 2 स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ वज्रपात को लेकर के चेतावनी जारी की गई है। जब पटना सहित कुछ भागों में बादलों की आवाजाही बने होने के साथ कुछ स्थानों पर छिटपुट वर्षा की संभावना है। बीते 24 घंटे के दौरान पटना सहित आसपास इलाकों में मौसम शुष्क बना रहा। वहीं पर किशनगंज के ठाकुरगंज में सबसे ज्यादा 28 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। पटना का अधिकतम तापमान 31.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दोस्तों बिहार चुनाव में एनडीए में सीट शेयरिंग पर पेच फंस गया है क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा ने 22 सीटों की डिमांड कर दी है। जब बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद सभी पार्टियां सीट शेयरिंग पर मंथन कर रही है। एनडीए में कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा इस पर चर्चा चल रही है, अभी कुछ भी फाइनल नहीं हुआ है। वहीं पर इस बीच उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने बीजेपी को लगभग 20 से 22 सीटों की लिस्ट सौंप दी है। जहाँ इन्हीं सीटों में उपेंद्र कुशवाहा चुनाव लड़ना चाहते हैं। जिन सीटों की लिस्ट सौंपी गई है उनमें दिनारा, मधुबनी, महुआ, उज्जैरपुर, कुर्था, सासाराम, ओबरा पर है। इन सीटों पर वे अपने हिस्से में कंफर्म चाहते हैं। इसके अलावा सुल्तानगंज, मोगोह, बाजापट्टी, शेखपुरा समेत करीब करीब 20 से 22 सीटें वे चाहते हैं। यह सूत्रों के मुताबिक 1-2 दिन में सीटों के बंटवारे पर फाइनल राउंड की बातचीत होगी। बिहार में एनडीए और महागठबंधन के लिए आजकल का अहम दिन है। सूत्रों के मुताबिक सीट शेयरिंग का ऐलान पटना में ही होगा। उम्मीद है कि इस 1-2 दिन में एनडीए गठबंधन सीट शेयरिंग पर जो पेच फंसा है उसे सुलझा लेगा। एनडीए खेमे में हम पार्टी यानी कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के जितन राम मांझी 15 सीट मांग रहे हैं। चिराग पासवान 40 से 45 सीट मांग रहे हैं, जबकि बीजेपी 20 सीट की ही देने को तैयार है। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी 20 से 22 सीट मांग रही है। बीजेपी जेडीयू 103 से 3 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। वहीं पर जितन राम मांझी ने कहा है कि अगर 15 सीटें नहीं मिली तो फिर हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। मैं अपमानित महसूस कर रहा हूँ। हमारे लोगों को मतदान
मतदाता सूची नहीं मिली है। 70 से 80 सीटों पर हमारे पास विकल्प है, हमें नहीं बुलाया गया है। ये अपमान का घूंट कितने दिन सहेंगे। वहाँ पर एनडीए का मैं हर समय साथ दिया हूँ, तो फिर एनडीए का फर्ज बनता है कि हम अपमानित महसूस ना करें। जब पिछले चुनाव में हमें 7 सीटें मिली थी, हमारा स्ट्राइक रेट 60% था। इस बार हम 15 सीट चाहते हैं ताकि 60% सीट जीतने के बाद हमें मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल का दर्जा मिल जाएगा। वहीं पर बिहार की कुल 243 सीटों पर 2 चरणों में वोटिंग होगी। पहले चरण में 6 नवंबर को 121 सीटों पर मतदान होगा। दूसरे चरण की वोटिंग 11 नवंबर को होगी। इस दिन 122 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। नतीजों की घोषणा 14 नवंबर को होगी। इस बार के चुनाव में 7 करोड़ 42 लाख वोटर हैं, इनमें 3 करोड़ 92 लाख पुरुष जबकि 3 करोड़ 49 लाख महिला वोटर्स हैं। दोस्तों, बिहार चुनाव में मुस्लिम बहुल सीमांचल में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की 10 सभाएं होने वाली है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की घोषणा के बाद से सभी राजनीतिक दलों में चुनाव प्रचार को लेकर के गहमागहमी है। जहां पर एक और एनडीए और फिर महागठबंधन में सीटों के बंटवारे पर मंथन जारी है, वहीं पर पार्टियां अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी तैयार कर रही है। इसी क्रम में बीजेपी ने अपने प्रचार अभियान की रूपरेखा तय कर ली है। एक न्यूज चैनल से पार्टी सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दौरान बीजेपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। वहीं पर मिल रही जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार चुनाव के दौरान 10 रैलियां करेंगे, जब पार्टी के सूत्रों ने बताया है कि ये संख्या जरूरत के मुताबिक और बढ़ाई जा सकती है। वहीं पर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करीब 1 महीने चलने वाले इस प्रचार अभियान के दौरान 25 चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। साथ ही साथ बीजेपी के स्टार प्रचारक यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मुस्लिम बहुल सीमांचल क्षेत्र में 10 रैलियां करने का जिम्मा दिया गया है। वहीं पर खराब तबीयत की अटकलों के बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी पार्टी जेडीयू की ओर से चुनाव प्रचार में भाग लेंगे। जेडीयू के सूत्रों के मुताबिक नीतीश 10 अक्टूबर के बाद हर रोज 4 रैलियां करेंगे और जिन जगहों पर प्रधानमंत्री की जनसभाएं होगी वहां वह उनके यानी कि मोदी के साथ मंच शेयर करते हुए नजर आएंगे। बीजेपी और जेडीयू दोनों ही दल अपने प्रचार अभियान के तालमेल को लेकर के लगातार रणनीतिक बैठकों में जुटे हुए हैं ताकि गठबंधन की ओर से मजबूत संदेश जनता तक पहुंचाया जा सके। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही सभी पार्टियों की जोर आजमाइश तेज हो गई है। इस बीच किसी चुनावी सभा में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की मौजूदगी में कथित तौर पर वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर हो रहा है। इस वीडियो को हालिया चुनावी रैली का बताते हुए कई लोग नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी पर तंज कस रहे हैं। एक फेसबुक यूजर ने इसे पोस्ट करते हुए लिखा है कि गजब का नारा दिया है। जब मंच पर नीतीश कुमार जी, सम्राट चौधरी जी मंच शेयर कर रहे थे, फिर क्या बिहार की जनता वोट चोर गद्दी छोर का जबरदस्त नारा लगा दिया। सब के सब एक दूसरे को ताकते रहे। वहीं पर एक फैक्ट चेक ने पाया है कि ये वीडियो एडिटेड है। ये बिहार के सासाराम में 24 सितंबर को हुए एनडीए कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम का वीडियो है। इसमें वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाने की बात पूरी तरीके से झूठ है। यूपी 24 न्यूज की 25 सितंबर की एक रिपोर्ट में मिला है। इसमें वायरल वीडियो वाला हिस्सा करीब 1 मिनट 16 सेकंड पर देखा जा सकता है। इसमें वोट चोर गद्दी छोड़ जैसे कोई भी नारे नहीं सुनाई दे रहे हैं। जेडीयू ने भी अपने आधिकारिक फेसबुक पेज पर 24 सितंबर को इस कार्यक्रम की संबंधित तस्वीरें शेयर की थी, जहां इनमें से एक फोटो ने ठीक वही फूलदान देखा जा सकता है जो वायरल वीडियो में नजर आ रहा है। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन करना आसान हो गया है। अब डिजिटली भी नामांकन कर सकते हैं। दरअसल बात है कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के निर्वाचन आयोग की ओर से नामांकन प्रक्रिया में डिजिटल सुविधा दी जा रही है। इसके तहत उम्मीदवार नामांकन करने के दौरान शुल्क भुगतान, शपथ पत्र एवं आवश्यक दस्तावेजों को डिजिटल माध्यम से प्रस्तुत कर सकेंगे। डिजिटल प्रक्रिया से उम्मीदवारों को सुविधा मिलेगी, जहाँ कागज की भी बचत होगी। इसकी जानकारी मंगलवार को जिला निर्वाचन पदाधिकारी डीएम सुब्रत कुमार सेन ने दी है। उन्होंने कहा है कि जिले के सभी 9 चेक पोस्टों को जल्द ही सक्रिय कर दिया जाएगा। यहाँ पर सीसी कैमरा लगाए जाएंगे। साथ ही साथ वहाँ पर मजिस्ट्रेट की तैनाती होगी। वाहन जांच के लिए ट्रॉली की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने कहा है कि चेक पोस्टों पर वाहनों की सघन तलाशी लेकर के शराब, नकदी और फिर अवैध शस्त्र की निगरानी की जाएगी ताकि चुनाव के दौरान किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को रोका जा सके। वहीं पर इस दौरान उन्होंने चुनाव को लेकर के गठित सभी 24 कोषांग के नोडल और फिर वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ बैठक की है।
दोस्तों, तेज प्रताप यादव ने कहा कि राहुल गांधी के अंदर एटीट्यूड बहुत है, मेरा नाम भूल जाते थे। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। बिहार में 2 चरणों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। 6 और 11 सितंबर को वोटिंग होगी, 14 सितंबर को नतीजे आएंगे। सभी राजनीतिक दल चुनाव प्रचार में जुटे हुए। बिहार के पूर्व मंत्री और लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को आरजेडी से निकाला जा चुका है। वहीं पर उन्होंने अपनी पार्टी जनशक्ति जनता दल का गठन किया है। इस बीच तेज प्रताप यादव ने लोकसभा में राहुल गांधी पर निशाना साधा है। जहां तेज प्रताप यादव एक निजी समाचार चैनल से बातचीत कर रहे थे, इसी दौरान उनसे राहुल गांधी से रिश्तों को लेकर के सवाल पूछ डाला। तेज प्रताप यादव ने कहा है कि राहुल गांधी कई बार मिले हैं, मेरी बहन मीसा भारती के चुनाव प्रचार में भी आए थे, लेकिन स्टेज पर नाम लिखने के बावजूद भी वे भूल जाते थे। तेज प्रताप यादव ने कहा है कि कई बार सब लोग खड़े होते थे और फिर मैं हाथ मिलाने की कोशिश करता था तो फिर अपना हाथ पीछे हटा लेते थे। राहुल गांधी के अंदर एटीट्यूड पूरा भरा हुआ है, जब वे सम्मान करें या फिर अपमान करें, लेकिन हो सकता हो कि उनको ऐसा संस्कार ही मिला हो। वहीं पर राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए तेज प्रताप यादव ने कहा है कि ऐसा आदमी देश दुनिया का भला नहीं कर सकता है। उन्होंने कहा कि संसद में अध्यादेश कौन फाड़ा था। तेज प्रताप यादव ने कहा कि राहुल गांधी ने सरस्वती का अपमान किया था। कागज फाड़ करके हम भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि उनको सद्बुद्धि आए। दोस्तों, तेजस्वी यादव की संपत्ति जानकर कि आपके होश उड़ जाएंगे। क्रिकेटर से नेता बनने तक का सफर अभी हम आपको बताएंगे, जो कि बड़ा ही दिलचस्प होने वाला है। तो आपको बता दूं कि बिहार में चुनावी माहौल गर्म है और फिर चर्चा के केंद्र में है तेजस्वी प्रसाद यादव। वे लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के छोटे बेटे हैं। आज वे बिहार के सबसे प्रभावशाली युवा नेता माने जाते हैं। तेजस्वी यादव इस समय बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं और आरजेडी के प्रमुख चेहरों में से एक हैं। वे महागठबंधन की राजनीति को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। माई नेता .info के अनुसार तेजस्वी यादव के पास लगभग 5 करोड़ 88 लाख रुपए की संपत्ति है, जब उनकी देनदारी मात्र 17,578 रुपए है, जो कि अन्य नेताओं की तुलना में काफी कम है। साल 2015 में उनकी घोषित संपत्ति 2 करोड़ 32 लाख रुपए थी। इसका मतलब है कि पिछले 10 वर्षों में उनकी संपत्ति दोगुना से अधिक बढ़ी है। वहीं पर तेजस्वी यादव के पास अचल संपत्ति में जमीन और फिर मकान शामिल है। यह चल संपत्ति में बैंक बैलेंस, वाहन और फिर निवेश आते हैं। वहीं पर रिपोर्ट के अनुसार उनके पास एक SUV और फिर कुछ अन्य निजी वाहन भी है। वहीं पर लालू परिवार में तेजस्वी यादव को अक्सर सबसे प्रभावशाली पुत्र कहा जाता है। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स बताती है कि उनकी बहन की संपत्ति उनसे अधिक है। इसके बावजूद भी जनता से जुड़ाव और फिर राजनीतिक लोकप्रियता के मामले में तेजस्वी यादव सबसे आगे हैं। वे युवाओं और फिर आम जनता के बीच एक भरोसेमंद नेता के रूप में जाने जाते हैं। वहीं पर राजनीति में आने से पहले तेजस्वी यादव का सपना क्रिकेटर बनने का था। उन्होंने दिल्ली डेयर डेविल्स की टीम के साथ खेला और फिर दिल्ली रणजी टीम का भी हिस्सा रहे। हालांकि क्रिकेट में वे ज़्यादा सफल नहीं हो पाए, लेकिन वहीं से उन्होंने टीम अनुशासन और फिर रणनीति जैसी खूबियां सीखी। 2010 के बाद उन्होंने राजनीति में कदम रखा और फिर लालू प्रसाद यादव की राजनीतिक विरासत संभाली। 2015 के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की ऐतिहासिक जीत में उनका योगदान महत्वपूर्ण रहा। वह उस समय बिहार के उप मुख्यमंत्री बने। वहीं पर तेजस्वी यादव की जीवन शैली सादगी और फिर आधुनिकता का मिश्रण है। वे सोशल मीडिया पर बहुत सक्रिय हैं और फिर आम जनता के मुद्दों पर खुल करके बोलते हैं। अक्सर वे कुर्ता पाजामा में दिखते हैं, लेकिन कई बार फॉर्मल कपड़ों में भी नजर आते हैं। ट्विटर, एक्स, इंस्टाग्राम और फिर फेसबुक पर उनके लाखों फॉलोअर्स हैं। युवाओं और फिर बेरोजगारों के बीच उन्हें उम्मीद का चेहरा माना जाता है। वहीं पर राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव की भूमिका निर्णायक हो सकती है और फिर वे महागठबंधन की एकता के केंद्र में हैं और बिहार की राजनीति में बदलाव के प्रतीक बन चुके हैं। उनकी जनप्रिय छवि और फिर स्पष्ट विचारधारा उन्हें विपक्ष का मजबूत संदेश बनाती है। दोस्तों, महागठबंधन में सीट शेयरिंग अब तक फाइनल नहीं हुई है, जब पहले से शामिल दलों के बीच खींचतान खत्म नहीं हो रही है और चर्चा यह है कि महागठबंधन में एक नए दल की एंट्री हो सकती है। IP गुप्ता की पार्टी इंडिया इंक्लूसिव पार्टी भी महागठबंधन में शामिल हो सकती है, जहां उन्हें कांग्रेस के कोटे से सीटें दी जा सकती है। वे पहले भी कांग्रेस में रहे हैं, समस्तीपुर से लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन तब पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया था। इसके बाद उन्होंने अपनी पार्टी बना ली। जब वे चर्चा में तब आए जब राहुल गांधी ने उन्होंने 13 अप्रैल को बड़ी रैली की थी। इस रैली से 2 दिन पहले प्रशांत किशोर ने भी इसी गांधी मैदान में रैली की थी। प्रशांत किशोर की रैली में गांधी मैदान खाली थी और फिर IP गुप्ता ने इसे भर दिया था। जहाँ IP गुप्ता अखिल भारतीय पान महासंघ नाम का संगठन चलाते रहे हैं। इस संगठन के जरिए उन्होंने पान, चौपाल, तांती, ततुआ जाति समूह के लोगों को जोड़ा। यही भी
भीड़ उनकी रैली में दिखी। उनका दावा है कि बिहार में 100 से अधिक सीटों पर वे जातीय समूह का प्रभाव डालता है। मधुबनी, सहरसा, मुंगेर, भागलपुर के इलाके में उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है। वे महागठबंधन में 6 से 8 सीटें चाहते हैं, लेकिन इतनी सीटें मिलना मुश्किल है। उनकी पार्टी को अभी तक सिंबल नहीं मिला है, इसलिए महागठबंधन की तरफ से उन्हें कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़ने का प्रस्ताव दिया गया, लेकिन उन्होंने इससे इनकार कर दिया है। वे सिंबल के इंतजार में हैं। वहीं पर IP गुप्ता ने बताया है कि अगले 1-2 दिन में सिंबल मिल जाएगा, फिर पार्टी अपने ही सिंबल पर चुनाव लड़ेगी। दोस्तों, महागठबंधन में राजद नेतृत्व को बड़ा मन दिखाना चाहिए। कोसी सीमांचल में पूर्णिया को ज्यादा सीट मिले। दरअसल बात यह है कि महागठबंधन में चल रही खींचतान के बीच पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने कहा कि सीट बंटवारे को लेकर के महागठबंधन के सबसे बड़ा घटक दल नेतृत्व को बड़ा दिल दिखाना चाहिए। 100 से 90 सीटों में से उन्हें चुनाव लड़ना चाहिए और फिर शेष सीट गठबंधन के अन्य दलों में देना चाहिए। जहाँ गठबंधन में कांग्रेस, माले, CPM और CPI पार्टी का सम्मान होना चाहिए। वहीं पर पप्पू यादव ने कहा है कि कांग्रेस देश की सबसे बड़ी पार्टी है और फिर गठबंधन में है। यह कांग्रेस का सबसे बड़ा आधार सीमांचल और कोसी का इलाका है। ऐसी परिस्थिति में इन इलाकों में कांग्रेस में अधिक सीट का होना बनता है। उन्होंने कहा है कि सरकार बनाने में NDA को समाप्त करने के लिए राजद को महागठबंधन धर्म का पालन करना चाहिए। उन्होंने कहा है कि राजद नेतृत्व खुद को CM फेस बता रहे हैं, तो फिर अपना बड़ा दिल दिखाएं। वहीं पर सांसद ने कहा है कि राजद नेतृत्व को अविलंब 48 घंटे के अंदर जनता को ये मैसेज देना चाहिए कि NDA में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। NDA में मांझी और फिर कुशवाहा को दरकिनार किया जा रहा है। इधर JDU में नीतीश कुमार के पुत्र की एंट्री ना हो, इसको रोकने में BJP लगी हुई है। उन्होंने कहा कि महागठबंधन एक है और मजबूत है। बिहार के गरीब एवं दलितों के साथ जो नाइंसाफी हुई है, उसके खिलाफ राहुल गांधी के नेतृत्व में इन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे। राज्य से पलायन को रोकने का काम किया जाएगा और फिर रोजगार का सृजन होगा। उन्होंने कहा कि SIR के अंतर्गत बिहार में वोटरों की समीक्षा के दौरान घुसपैठिए नहीं मिले। उन्होंने कहा कि यह मुद्दा ही गलत था। दोस्तों, मोकामा विधानसभा क्षेत्र की राजनीति में नया मोड़ आने वाला है। मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह 14 अक्टूबर को आगामी विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन करेंगे। इस बात की जानकारी उनके प्रतिनिधि की ओर से दी गई है। जहां अनंत कुमार सिंह की ये घोषणा क्षेत्रीय राजनीति में खासा हलचल मचा रही है, क्योंकि उनके समर्थक और फिर स्थानीय जनता उन्हें सक्रिय राजनीति में लौटते देख करके उत्साहित है। सूत्रों के मुताबिक अनंत सिंह की ओर से सोशल मीडिया पर भी इस संबंध में जानकारी शेयर की गई है। उनके पोस्ट में लिखा गया है कि 14 अक्टूबर को छोटे सरकार नामांकन करेंगे। इस गौरवशाली बेला में सभी जनता, मालिक और फिर समर्थकों से आशीर्वाद और फिर प्यार की कामना है। इस पोस्ट के माध्यम से उन्होंने अपने समर्थकों और फिर क्षेत्रीय जनता से अपने राजनीतिक सफर के प्रति विश्वास और फिर सहयोग की अपील की है। भाजपा भगाओ, बिहार बचाओ नारे के साथ तेजस्वी यादव ने भागलपुर में चुनावी जनसभा किया है। कहलगांव विधानसभा क्षेत्र के गौराडी में तेजस्वी यादव के जनसंवाद कार्यक्रम में भीड़ उमड़ गई। इस कार्यक्रम का मंच संचालन राजद जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर प्रसाद यादव ने किया है। कार्यक्रम में तेजस्वी यादव ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार में 20 साल से नीतीश कुमार की सत्ता रहने पर बिहार में बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, अपराध की घटना बढ़ी है। बिहार की जनता से वोट लेकर के भाजपा सरकार गुजरात में फैक्ट्री खोल रही है। बिहार के लोग पलायन कर रहे हैं। भाजपा सरकार वोट चोर की सरकार है। उन्होंने भाजपा भगाओ बिहार बचाओ के साथ चुनावी आगाज किया है। उन्होंने कहा कि महागठबंधन की सरकार बनेगी तो प्रत्येक महिलाओं को सम्मान योजना के तहत 30,000 रुपए प्रति साल खाते में दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हर घर के लोगों को रोजगार मिलेगा सहित अन्य घोषणाओं का बौछार लगा दी है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी कहता है कि वे करके दिखाता है। दोस्तों, तेजस्वी यादव ने प्रत्याशियों का नाम तय कर दिए हैं। राजद के इतिहास में सबसे बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। जहां दरअसल बात यह है कि बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ ही सियासी गतिविधियां तेज हो गई है। चुनाव 2 चरणों में होने वाले हैं। पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को, तो फिर वहीं पर दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को होना है। हालांकि अब तक NDA और महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर के आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। इसी बीच जानकारी सामने आ रही है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राजद में सीट बंटवारे और उम्मीदवारों की चयन कर ली है। राजद की तैयारी अंतिम चरण में है और सीट बंटवारे का ऐलान होते ही राजद प्रत्याशियों का लिस्ट जारी हो जाएगा। इसके पहले भी जानकारी सामने आई थी कि राजद ने 50 सीटों पर उम्मीदवार को न सिर्फ तय किया है बल्कि उनको उनकी क्षेत्र में चुनाव प्रचार प्रसार करने का भी आदेश दे दिया है। जब पार्टी के अंदर खाने से मिल रही जानकारी के अनुसार तेजस्वी यादव ने इस बार उम्मीदवार चयन में सख्ती दिखाई है। लगभग 1 दर्जन मौजूदा विधायकों के टिकट काटे जाने की संभावना है। खास तौर पर उन विधायकों का टिकट काटा जाएगा जिनका प्रदर्शन कमजोर रहा या
फिर जो जनता के बीच अलोकप्रिय हो चुके हैं। वहीं पर राजद सूत्रों के मुताबिक इस बार तेजस्वी यादव ने टिकट वितरण में A to Z फॉर्मूला अपनाया है, जब पार्टी ने यह तय किया है कि वे 2020 के विधानसभा चुनाव में जिन 144 सीटों पर लड़ी थी उन्हीं सीटों पर दोबारा मैदान में उतरेगी। यह सूत्र बताते हैं कि तेजस्वी यादव ने इस बार जातीय समीकरणों में बड़ा बदलाव करते हुए पार्टी की छवि को नया रूप देने की रणनीति बनाई है। वहीं पर तेजस्वी यादव का A to Z फॉर्मूला केवल नारा नहीं बल्कि एक व्यवहारिक चुनावी रणनीति बताई जा रही है। इसके तहत पार्टी 30 से 35 सीटें अति पिछड़ा वर्ग यानी कि EBC को देने जा रही है, जो अब तक आरजेडी के इतिहास में सबसे बड़ा बदलाव माना जा रहा है। वहीं पर यह कदम सीधे तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कोर वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। इस तरह अग्रणी जातियों को भी साधने की पहल की गई है। आरजेडी इस बार 12 से 18 उम्मीदवार भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण और कायस्थ वर्ग के उतार सकते हैं। वहीं पर तेजस्वी का यह कदम पार्टी को उसकी पारंपरिक MY यानी कि मुस्लिम यादव राजनीतिक के टैग से बाहर निकालने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। जब पार्टी के अंदर खाने से मिल रही जानकारी के अनुसार तेजस्वी यादव ने इस बार उम्मीदवार चयन में सख्ती दिखाई है। लगभग 1 दर्जन मौजूदा विधायकों के टिकट काटे जाने की संभावना है। खास तौर पर उन विधायकों का टिकट कट जाएगा जिनका प्रदर्शन कमजोर रहा या जो जनता के बीच अलोकप्रिय हो चुके हैं। वहीं पर तेजस्वी यादव की यह रणनीति राजद को सबका प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टी के रूप में पेश करने की कोशिश है, जब पार्टी अब यह संदेश देना चाहते हैं कि वे केवल यादवों की पार्टी नहीं बल्कि सबसे पिछड़े, वंचित और फिर अग्रणी जातियों की भी आवाज है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि अगर ये रणनीति सही ढंग से लागू होती है तो फिर ये न केवल पार्टी की छवि बदल सकती है बल्कि एनडीए के वोट बैंक में भी सीधी सेंध लगा सकती है। आपका इसके बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, बिहार की राजनीति में हमेशा अपने बयानों से चर्चा में रहने वाले लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने हाल ही में उठे आई लव मोहम्मद विवाद पर सफाई दी है। तेज प्रताप यादव ने स्पष्ट कहा कि मैं पैगंबर का बहुत सम्मान करता हूं। जो लोग विवाद खड़ा कर रहे हैं वे केवल माहौल खराब कर रहे हैं। तेज प्रताप यादव ने अपने बयान के जरिए धार्मिक सौहार्द का संदेश देने की कोशिश की है। इसके अलावा उनकी सोच हमेशा सभी धर्मों के प्रति समान सम्मान की रही है। वहीं पर अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव के साथ रिश्तों पर भी तेज प्रताप यादव ने खुलकर के बात की है। उन्होंने कहा है कि तेजस्वी को उन्हें वैसा ही सम्मान देना चाहिए जैसा भगवान राम को लक्ष्मण से मिला था। तेज प्रताप यादव ने कहा कि छोटे भाई होने के नाते तेजस्वी को मर्यादा का पालन करना चाहिए और उन्हें गलत लोगों के बहकावे में नहीं आना चाहिए। उन्होंने कुछ सहयोगियों पर निशाना साधते हुए उन्हें जयचंद की संज्ञा दी है। तेज प्रताप यादव ने यह भी साफ कह दिया है कि वे आगामी विधानसभा चुनाव में महुआ सीट से चुनाव लड़ेंगे। जहां ये वही सीट है जहां से उन्होंने साल 2015 में अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत की। महुआ विधानसभा क्षेत्र तेजस्वी की राघोपुर सीट से सटा हुआ है। ऐसे में आने वाले चुनाव में दोनों भाइयों की राजनीतिक रणनीति पर सबकी नजरें रहेगी। दोस्तों, बिहार चुनाव से पहले सड़क पर वीआईपी की नाव उतरने वाली है। दरअसल बात यह है कि बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार सड़कों पर विकासशील इंसान पार्टी की नाव चलती नजर आएगी। सड़कों पर नाव, जब सैकड़ों की संख्या में इसे तैयार किया जा रहा है, जो चुनाव के दौरान सड़कों पर नजर आएगी। जब वीआईपी के संस्थापक और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने बताया कि बिहार के लिए नाव बहुत बड़ी चीज है। बाढ़ के दौरान कई लोगों का जीवन ये बचाने का काम करती है, तो फिर कई लोगों का इलाकों का आवागमन भी इसी नाव पर निर्भर रहता है। ऐसे में वीआईपी अपने नाव को लेकर के ही लोगों के बीच पहुंच रही है। उन्होंने कहा है कि नाव सभी विधानसभा क्षेत्र में पहुंचेगा और महागठबंधन और फिर वीआईपी के विजन को लोगों तक पहुंचाएगा। उन्होंने कहा है कि महागठबंधन ने चुनाव से पहले ही अपनी भावी योजनाओं की घोषणा कर दी है, जिसमें सभी महिलाओं के लिए प्रति महीने 25 रुपये 200 यूनिट बिजली मुफ्त करने सहित कई योजनाएं शामिल है। उन्होंने लोगों का आह्वान करते हुए कहा कि ये चुनाव आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को तय करने वाला चुनाव है। दोस्तों, कांग्रेस नेता उदित राज के पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर के बिगड़े बोल सामने आए हैं। दरअसल बात है कि कांग्रेस नेता उदित राज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के एक बहुत ही आपत्तिजनक और अमर्यादित बयान दिया है। उदित राज ने प्रधानमंत्री मोदी को आधुनिक रावण बताया है। इतना ही नहीं, कांग्रेस नेता ने यह भी कहा है कि मोदी जी को अपने लिए सोने का महल बना रहे हैं, जिसमें वे जाने वाले हैं वो महल जलेगा। उधर कांग्रेस नेता की प्रधानमंत्री को लेकर के इस प्रकार की बयानबाजी पर बीजेपी आग बबूला हो गई। बीजेपी ने इस मामले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को निशाने पर लेते हुए कहा कि कांग्रेस ने एक बार फिर से हद पार कर दी है। बीजेपी प्रवक्ता ने कांग्रेस नेता उदित राज के बयान पर राहुल गांधी को निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी ने
उदित राज को साफ निर्देश दिया है कि रोज सुबह उठो और फिर भारत को गाली दो। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ बुरा भला कहो। आज सुबह उदित राज इस उम्मीद से उठे कि प्रधानमंत्री आवास जला दिया जाएगा और रावण का उदाहरण दे रहे हैं। वहीं पर बीजेपी के अन्य प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी इस मामले में कांग्रेस को घेरा है। उन्होंने कहा है कि मोहब्बत की दुकान या फिर नफरत के भाईजान। दोस्तों, बिहार में 76 खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी का तोहफा मिला है। जहां बिहार उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति नियमावली 2023 के तहत इस बार विभिन्न खेल विधाओं के कुल 76 खिलाड़ियों को नौकरी मिलेगी। जहां नियुक्ति के लिए गठित चयन समिति द्वारा कुल 15 खेल स्पर्धाओं से उम्मीदवारों का चयन किया गया है। यह नियुक्त होने वाले 10वीं से लेकर के प्राणास्नातक तक की डिग्री का होने वाले हैं। इसमें सबसे अधिक रग्बी और फिर सेपक टाकर खिलाड़ी हैं। दोनों विधाओं से 15-15 को नियुक्ति पत्र सौंपा जाएगा। अन्य खेल में 11 फुटबॉलर, 7 एथलीट, 5 पारा गेम, 5 लाल बॉल और फिर कई और भी बहुत सारे खेल शामिल है। दोस्तों, एनडीए में सीटों के बंटवारे पर बड़ा अपडेट सामने आई है। उपेंद्र कुशवाहा ने दावा किया है कि एक सप्ताह सीट शेयरिंग का काम पूरा हो जाएगा। जब बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले आरएलएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने एनडीए के घटक दलों के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर के एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। उपेंद्र कुशवाहा ने विश्वास जताया है कि अगले एक सप्ताह के अंदर सीटों के तालमेल का काम पूरा कर लिया जाएगा। महुआ के सिंघारा पूर्वी गाँव में पार्टी के वरिष्ठ नेता वीरेंद्र सिंह यहां पर आयोजित एक कार्यक्रम में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उपेंद्र कुशवाहा ने आगामी चुनाव की रणनीति पर प्रकाश डाला है। सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि एनडीए के घटक दलों के बीच प्रत्येक सीट पर विस्तृत से चर्चा हो चुकी है। उन्होंने विश्वास जताया है कि एक सप्ताह के अंदर सीट शेयरिंग का काम पूरा हो जाएगा। जहां उनके इस बयान को इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा से पहले सभी दलों के लिए सीटों का बंटवारा सबसे बड़ी चुनौती है। वहीं पर उपेंद्र कुशवाहा ने स्पष्ट कर दिया है कि एनडीए गठबंधन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में उन्होंने दावा किया है कि प्रधानमंत्री मोदी और फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में किए गए विकास कार्यों की सराहना हर जगह हो रही है, जिससे एनडीए को इस चुनाव में अपार सफलता मिलेगी। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि बिहार में विकास की बहार आ गई है और फिर इसका फायदा इस चुनाव में मिलेगा एवं महागठबंधन का सफाया होना तय है। जब उनका यह बयान उस वक्त आया है जब नीतीश कुमार की अगुवाई में एनडीए मजबूत एकजुटता दिखाने की कोशिश कर रहा है। वहीं पर भोजपुरी फिल्म अभिनेता पवन सिंह से हुई हालिया मुलाकात के सवाल पर उपेंद्र कुशवाहा ने इसे निजी मुलाकात बताया है। उन्होंने जोर देकर के कहा कि एनडीए के सभी नेता एकजुट हैं और सभी मिलकर के आगामी चुनाव में एनडीए के सभी प्रत्याशियों को विजय बनाने का काम करेंगे। दोस्तों, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के जीजा अरुण भारती के बाद अब विरोधी चाचा पशुपति पारस ने भी उनके बिहार के मुख्यमंत्री बनने को लेकर के बड़ा बयान दिया है। जब पशुपति पारस ने कहा है कि चिराग पासवान मुख्यमंत्री बनेंगे तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे होगी। जहाँ हमारे परिवार के सदस्य चिराग हमारा भतीजा है। यही चाचा पहले चिराग को अपना खून मानने को तैयार नहीं थे, तो फिर क्या ये मान लिया जाए कि चाचा भतीजे के बीच बात बन गई। जब पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने कहा कि अच्छी बात है कि बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं तो सबसे ज़्यादा खुशी मुझे होगी। हमारे परिवार के सदस्य हैं, हमारे भतीजे भी हैं, लेकिन बिहार की जनता चाहेगी तो फिर जनता के हाथ में सुप्रीम पावर है। प्रजातांत्रिक व्यवस्था में एक वोट प्रधानमंत्री बनाता है या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनता है। दोस्तों, इस खबर में हम आपको भी बताएंगे कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव की डिग्री और शिक्षा के बारे में कि आखिर इनका क्या है। साथ ही साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने अपनी राजनीति में कदम कैसे रखा और किस तरह बिहार की राजनीति में अपनी पहचान बनाई। दरअसल नीतीश कुमार का जन्म 1 मार्च 1951 को बिहार के बख्तियारपुर में हुआ। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई स्थानीय स्कूलों से पूरी की। इसके बाद उन्होंने बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री 1972 में प्राप्त की। नीतीश कुमार ने इसके बाद बिहार राज्य विद्युत बोर्ड में काम किया और बाद में राजनीति में सक्रिय हुए। हालांकि कॉलेज के दौरान भी वे छात्र राजनीति से जुड़े हुए थे। वहीं पर लालू प्रसाद यादव का जन्म 11 जून 1948 को बिहार के गोपालगंज जिले के फुलवड़िया गांव में हुआ। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय स्कूलों से पूरी की। इसके बाद उन्होंने पटना विश्वविद्यालय के BN कॉलेज से स्नातक यानी कि BA और फिर पटना लॉ कॉलेज से LLB की। उसके बाद लालू प्रसाद यादव छात्र राजनीति में भी सक्रिय रहे और पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के महासचिव और फिर अध्यक्ष के पद पर रहे। वहाँ पर नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव दोनों ने अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद राजनीति में कदम रखा। नीतीश कुमार ने तकनीकी और फिर प्रशासनिक क्षेत्र का अनुभव हासिल किया। लालू यादव ने छात्र राजनीति से अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की।
दोस्तों प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में 28% लोग बदलाव चाहते हैं, वे आरजेडी और जेडीयू का विकल्प चाहते हैं। उन्होंने कहा कि लोग कहते हैं कि जनसुराज वोट कटुआ पार्टी है। उन्होंने कहा कि हाँ, हम वोट कटुआ पार्टी हैं और आरजेडी और जेडीयू दोनों का इतना वोट काटेंगे कि दोनों देखते रह जाएंगे। प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने आज तक 10वीं ही पास नहीं की है। जब उनसे इस बारे में सवाल पूछो तो फिर वे कुछ जवाब नहीं देते हैं। उन पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। उन्होंने कहा कि एनडीए के लोग डर करके कांप रहे हैं। मेरे पास केवल डेटा नहीं बल्कि मैं तो 5 करोड़ लोगों से कनेक्ट हूँ। अब सवाल है कि क्या प्रशांत किशोर के पास 1 करोड़ से अधिक लोगों का डेटा है? उन्होंने कहा कि मेरे पास 1 नहीं 5 करोड़ का डेटा है, लेकिन ये डेटा नहीं, इतनी बड़ी संख्या में लोगों के साथ कनेक्ट हूँ। बीजेपी ने चुनाव से पहले लोगों के खाते में पैसे डाले। इस पर प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार के लोग मूर्ख नहीं हैं। 10,000 रुपये से पूरा जीवन नहीं चलता है। जब मैंने लोगों से स्पष्ट कहा कि पैसे किसी भी पार्टी से ले ले, लेकिन वोट अपने बच्चों के भविष्य और फिर विकास के लिए मुझे दे। दोस्तों नीतीश, तेजस्वी या फिर प्रशांत किशोर, बिहार में चुनाव के 5 सबसे बड़े ओपिनियन पोल के बारे में हम बात करेंगे कि आखिर किसकी सरकार बन रही है। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की आहट तेज हो चुकी है। सियासी गलियारों में चर्चा है कि इस बार मुकाबला त्रिकोणीय भी हो सकता है। एनडीए महागठबंधन और फिर प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी। इस बीच 5 बड़े ओपिनियन पोल सामने आए हैं, जिनमें कहीं नीतीश बीजेपी गठबंधन को फायदा दिखाया गया तो फिर कहीं तेजस्वी यादव की लहर। वहीं पर प्रशांत किशोर को भी पहली बार कुछ सीटें मिलती दिख रही है। ऐसे में सवाल बड़ा है कि आखिरकार कौन बाजी मारेगा? क्या नीतीश कुमार की अनुभवी राजनीति फिर से रंग लाएगी? क्या तेजस्वी यादव युवा नेतृत्व के दम पर सत्ता हासिल करेंगे या फिर प्रशांत किशोर कोई बड़ा उलटफेर करेंगे? आइए जानते हैं 5 बड़े ओपिनियन पोल का नतीजा और उनसे निकलती संभावित तस्वीर। दरअसल जेबीसी के ताज़ा ओपिनियन पोल में नीतीश कुमार और बीजेपी गठबंधन को बहुमत मिलता दिखाया गया है। जेडीयू को 52 से 58 सीट, बीजेपी को 66 से 77 सीटें, अन्य सहयोगी को 13 से 15 सीटें। कुल मिलाकर के एनडीए को 131 से 150 सीटें मिल सकती हैं। वहीं पर महागठबंधन को 81 से 103 सीटें, आरजेडी को 57 से 71, कांग्रेस को 11 से 14 और अन्य को 13 से 18 सीटें मिलती दिख रही है। दिलचस्प बात यह है कि प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी को 4 से 6 सीटें मिल सकती है। वहीं पर सीएम पद को लेकर के जेबीसी सर्वे में सामने आया है कि नीतीश कुमार को 27% लोग पसंद किया है, तेजस्वी यादव को 25%, प्रशांत किशोर को 15%, चिराग पासवान को 11%, सम्राट चौधरी को 8% लोग पसंद किया है। यह लोक पोल ने बिहार की राजनीति में उलटफेर दिखाया है। इस सर्वे के अनुसार एनडीए को 105 से 114 सीटें, जबकि महागठबंधन को 118 से 126 सीटें मिल सकती है। वोट शेयर में भी महागठबंधन थोड़ी बढ़त पर दिख रहा है। वहीं पर इस सर्वे से साफ है कि अगर एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काम करता है तो नीतीश कुमार और बीजेपी को मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। वहीं पर सी वोटर सर्वे में तेजस्वी यादव जनता की पहली पसंद बने हैं। सी वोटर के सर्वे में इस बार तेजस्वी यादव को सबसे लोकप्रिय नेता बताया गया है। यहाँ पर तेजस्वी यादव 36%, नीतीश कुमार 16%, चिराग पासवान 10%, सम्राट चौधरी 7%। यहाँ पर खास बात यह है कि प्रशांत किशोर का नाम शामिल नहीं है, यानी कि प्रशांत किशोर को अब भी सी वोटर जनता की पहली पसंद नहीं मान रहा है। वहीं पर सीएम फेस को लेकर के स्पीक सर्वे के रिपोर्ट में बताया गया है कि तेजस्वी यादव को 30.5%, नीतीश कुमार को 27.5%, प्रशांत किशोर 13%, चिराग पासवान को 12% लोगों ने मुख्यमंत्री के तौर पर देखना पसंद किया है। वहीं पर प्रशांत किशोर की पार्टी अब तक किसी भी बड़े सर्वे में 5 से 6 सीटों से ज़्यादा नहीं दिखा पाई है, लेकिन सीएम विकल्प के तौर पर प्रशांत किशोर की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है। कुल मिलाकर के आप कह सकते हैं कि बिहार में इस बार चुनावी जंग बेहद रोमांचक होने वाली है। नीतीश कुमार का अनुभव, तेजस्वी की युवा शक्ति और प्रशांत किशोर की नई राजनीति, तीनों की टक्कर से नतीजे आखिर वक्त तक रोमांच बनाए रखेंगे। दोस्तों जेडीयू नेता ललन सिंह ने कई सारे बातों को लेकर के बड़ी बात कह दी है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार के 20 साल के कार्यकाल में किए गए विकास के कारण ही आज बिहार की विकास दर दोहरे अंक में पहुंची है। आज बिहार की विकास दर 11% से अधिक है। 2006 से उन्होंने बिहार की सत्ता संभाली,
तब से बिहार का विकास होना शुरू हुआ। उन्होंने बद्ध परियोजनाओं को शुरू किया, जिसका परिणाम है कि आज बिहार विकसित बिहार बनने की तरफ बढ़ रहा है। उन्होंने बिहार से पलायन और फिर बेरोजगारी पर कहा कि बिहार और फिर झारखंड के बंटवारे के बाद बिहार में कोई माइंस मिनरल नहीं है, ना ही रॉ मटेरियल यहाँ पर उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार में उद्योग धंधों को लगाने का बहुत प्रयास किया। उन्होंने कई उद्योगों में छूट दी, मगर यहाँ की परेशानी यह है कि ना तो यहाँ पर पोर्ट है, ना ट्रांसपोर्ट का सिस्टम, ना रॉ मटेरियल उपलब्ध है, जिसके कारण परेशानी हुई। उन्होंने कहा है कि बिहार में उद्योगों के लिए माहौल है, कानून व्यवस्था है, मगर प्राकृतिक संसाधन नहीं है। कार्यक्रम में उन्होंने कहा है कि प्रदेश में उद्योगों को लाने के लिए सरकार ने नीति बनाई है, जिसके बाद कई निवेशकों द्वारा बिहार में निवेश करने का प्रस्ताव भी आया है। आज के समय में 10 लाख लोग सरकारी नौकरी दी गई है। आप जो प्लान की बात कर रहे हैं वह प्लान नहीं है, ये देश सभी का है। जिसे जहां रोजगार मिलेगा वह वहां पर जा सकता है। वहीं पर बिहार के आज गांव-गांव में विकास का काम हो रहा है, हम उसे प्लान नहीं मानते हैं। मैं गांव-गांव जाकर के लोगों से मिलता हूं। इस दौरान उन्होंने विपक्ष द्वारा नीतीश कुमार के सरकार नहीं चलाए जाने के सवाल पर कहा कि बिहार की शासन व्यवस्था की पूरी तरह नीतीश कुमार के हाथ में है। हाल ही में जो उन्होंने निर्णय लिए हैं वो ऐतिहासिक निर्णय है। उन्होंने अशोक चौधरी के मामले में कहा कि ज़रूरी नहीं है कि मीडिया के माध्यम से कुछ लोगों द्वारा उठाई जा रही सभी बातों पर नीतीश कुमार प्रतिक्रिया दे।